नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ा, 3 अप्रैल को बनाया था बंधक। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह को नक्सलवादियों ने गुरुवार को रिहा कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद से ही वे नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलियों ने 6 दिन बाद सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सेन, गोडाउना समाज के अध्यक्ष तेलम्बोरिया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में कोबरा जवान को रिहा करवाया। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता करने गई टीम अब जवान को लेकर बासागुंडा स्थित सीआरपीएफ कैंप लौट रही है। दोस्तों रिहाई की खबर से जवान के परिवार में काफी खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी मीनू मनहास ने बताया कि मैं भगवान, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार का, मीडिया और सेना का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है। वहीं जवान की मां कुंती देवी ने कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश है जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर गुस्साई ममता बनर्जी ने पूछा, हिंदू मुस्लिम करने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोट की अपील को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुश्किल में फंसी हुई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 48 घंटे में जवाब देने की मोहलत दी है। इसी बीच गुस्साई ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा कि हिंदू मुसलमान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही मेरे खिलाफ 10 कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एकजुट होकर सभी को मतदान करने की बात कह रही हूं, जिससे वोट न बंटने पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हुई है वह हर दिन हिंदू मुस्लिम करते हैं। दोस्तों डोमपुर की रैली के दौरान ममता बनर्जी ने राजीव बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफी मांगती हूं कि मैंने गद्दार मीर जाफर को पिछले चुनाव में यहां से उतारा था। उनका इशारा राजीव बनर्जी की ओर था। जब वह सिंचाई मंत्री थे तब मुझे उनके खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद मैंने उन्हें पद से हटा दिया और वन मंत्री नियुक्त किया था और आज वह दूसरी पार्टी में जाकर दगा कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। असेंबली इलेक्शन 2021 अदालत पहुंचा रैलियों में मास्क का मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान मास्क नहीं पहनने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजकर चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। यह याचिका थिंक टैंक सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमेटिक चेंज के चेयरमैन विक्रम सिंह की ओर से दायर की गई थी, जो यूपी पुलिस के डीजीपी रहे हैं। दोस्तों विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशंस, अन्य प्लेटफॉर्म्स और सामग्री पर चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा याचिका में चुनाव आयोग के दौरान डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीबीएसई परीक्षा 2021। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सैंपल पेपर कर दिए जारी। 4 मई से शुरू होगी मुख्य परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए सैंपल पेपर बोर्ड की ऑफिशियल एकेडमिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in है। इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी, जो कि 14 जून तक जारी रहेंगी, जबकि स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं इस साल परीक्षा का रिजल्ट 15 जुलाई को जारी किया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 11 जून या उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित करवाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से हड़कंप, न्यूजीलैंड ने भारतीयों पर लगा दिया ट्रैवल बैन।
जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच न्यूजीलैंड ने 11 अप्रैल से भारत से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और पिछले 3 दिनों से हर रोज 1 लाख से ज्यादा गंभीर मरीज सामने आ रहे हैं। दोस्तों, समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसमें न्यूजीलैंड के नागरिक भी शामिल हैं जो भारत से अपने देश वापस लौट रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी और 28 अप्रैल तक लागू रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगा झटका, खाने का तेल हो गया महंगा, सरसों का तेल 150 रुपए तक पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, खाने के तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। एडिबल ऑयल में आग लगी हुई है। पिछले 1 साल में दाम 35% से लेकर 95% तक बढ़ गए हैं, यानी कि दोस्तों लगभग दुगने हो चुके हैं। इससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनता के किचन का बजट भी इससे बिगड़ चुका है। सरसों तेल के भाव की बात की जाए तो वह अब 150 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। हालांकि बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वह नाकाफी है। दोस्तों, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जल्द ही खाद्य तेल में बढ़ोतरी की समीक्षा करने जा रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि आपको खाने का तेल सस्ता पड़ जाए। फिलहाल यह बेहद ही महंगा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 1 साल में खाने के तेल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। 1 साल में कीमतों में करीब 95% तक का इजाफा देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार इस बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करेगी, जिसको लेकर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक खाने के तेलों की ड्यूटी में कटौती संभव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अनिल देशमुख की याचिका, जारी रहेगी सीबीआई जांच। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया है। दोनों ने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और 100 करोड़ की वसूली के आरोप के बाद आए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती दी थी। दोस्तों, जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच जारी रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख पर लगाए गए गंभीर आरोप हैं। गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल है। यह आरोप ऐसे व्यक्ति का है जो गृह मंत्री का विश्वास पात्र था। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे कमिश्नर का पद नहीं मिलता। यह कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं है। वहीं दोस्तों, देशमुख के वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआई जांच पर एतराज जताया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जांच एजेंसी चुनने का हक नहीं है। परमबीर या फिर पुलिस आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो है नहीं। आरोप दोनों ओर के हैं, तो कोई स्वतंत्र एजेंसी जांच करे तो क्या हर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया, इस मामले में स्वतंत्र जांच जरूरी है, इसलिए याचिका रद्द की जाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी पर सेबी की सख्ती, लगाया 25 करोड़ रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने मुकेश अंबानी अनिल अंबानी समेत कुछ लोगों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना साल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में टेक ओवर नियमों को पूरा नहीं करने के लिए लगाया गया है। अंबानी परिवार के जिन बाकी सदस्यों पर सेबी ने जुर्माना लगाया है, उनमें नीता अंबानी, टीना अंबानी, केडी अंबानी शामिल है। नीता अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है और टीना अंबानी अनिल अंबानी की पत्नी है। सेबी ने अपने 85 पेज के आदेश में लिखा है कि रिलायंस के प्रमोटर और पर्सनल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट यानी कि पीएसी ने कंपनी में साल 2000 में 5% से ज्यादा हिस्सेदारी का खुलासा नहीं किया था। 2005 में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच कारोबार का बंटवारा हुआ था। सेबी के आदेश के मुताबिक रिलायंस के प्रमोटरों ने 1994 में उनको जारी 3 करोड़ वारंट के कन्वर्जन के दौरान उन्होंने साल 2000 के दौरान कंपनी में 6.83% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। सेबी का कहना है कि रिलायंस के प्रमोटरों द्वारा पीएसीएस के साथ मिलकर 6.83% हिस्सेदारी ली गई। वो टेक ओवर नियमों के मुताबिक 5% होनी चाहिए थी, जबकि ये उससे ज्यादा थी। इस वजह से उन पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 13,29,29,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 28,85,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल है।
अमेरिका में इस वक्त तक 3 करोड़ 9 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,58,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, स्पेन ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 1 करोड़ 29 लाख 28 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में 31,73,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ऐसे राज्य हैं जो कि भारत में सर्वाधिक प्रभावित हैं इस महामारी से। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार डिपोर्ट किए जा सकेंगे रोहिंग्या, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया रास्ता। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में कैंप में रखे गए करीब 150 से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार नहीं भेजे जाने की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पकड़े गए ऐसे लोगों को कानून की तय प्रक्रिया के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से अवैध रूप से देश में घुसे रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों सीजेआई एस.ए. बोबडे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रोहिंग्याओं को निर्वासित किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए निर्वासन की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उनका निर्वासन नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने रोहिंग्याओं को डिपोर्ट न किए जाने से संबंधित सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार देश में अवैध रूप से घुसे रोहिंग्याओं को डिपोर्ट किए जाने पर आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में देश भर में जगह जगह छुपे रोहिंग्याओं की पहचान और धरपकड़ भी तेज हो सकती है। साथ ही उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी है। वहीं दोस्तों गंगीय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों दक्षिण प्रायद्वीप में केरल और उत्तरीय तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। देश के अधिकांश हिस्सों से हीट वेव के हटने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला है जारी, चांदी में भी आया उछाल। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल मिल रहा है। भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इसके चलते दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमत 182 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के बाद 45,975 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 725 रुपए चढ़कर 66,175 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1744 प्रति औंस जबकि चांदी $25.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स फिर 50,000 के पार पहुंचा। बैंक, मेटल, IT शेयरों में जमकर खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में तेजी जारी है। सेंसेक्स 400 अंक की मजबूती के साथ 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में भी 130 अंकों की बढ़त है और ये 14,949 के स्तर तक पहुंच गया है। बुधवार को क्रेडिट पॉलिसी आने के बाद भारतीय बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी।
दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ 2 शेयरों को छोड़कर बाकी 28 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। 2 शेयर बजाज फाइनेंस और बजाज ऑटो में ही गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 3 शेयरों को छोड़कर बाकी सभी शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही थी। बाजार की इस मजबूती में HDFC, इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, HUL और रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा रोल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका की चाइना को चेतावनी, ताइवान और फिलीपींस को परेशान करना बंद नहीं किया तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चीन को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीन पिछले कुछ समय से ताइवान और फिलीपींस के लिए लगातार परेशानी खड़ी कर रहा है। वह दोनों देशों को धमकाने में लगा है, जिससे देखते हुए अब अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है। यूएस ने कहा है कि अगर बीजिंग उकसावे वाली गतिविधियों से बाज नहीं आता तो उसे अपने सहयोगियों की मदद को आगे आना होगा। दोस्तों वियोन में छपी खबर के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक नियमित ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका के अपने सहयोगियों के प्रति कुछ दायित्व हैं और जरूरत पड़ने पर वो उन्हें निभाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि यदि चीन फिलीपींस के सशस्त्र बलों को निशाना बनाता है या फिर दक्षिण चीन सागर में वो उसके खिलाफ कोई कदम उठाता है तो हम यूएस फिलीपींस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के तहत अपने दायित्वों को निभाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महिंद्रा की प्रीमियम SUV XUV 700 का इंतजार खत्म, इसी साल होगी लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, SUV 700 का इंतजार अब खत्म हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि कंपनी अपनी प्रीमियम SUV XUV 700 को इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लॉन्च करेगी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का मतलब हुआ जुलाई सितंबर के दौरान। इस दौरान XUV 700 को लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों काफी लंबे समय से इस प्रीमियम SUV का भारतीय बाजार में इंतजार है। इस SUV को W601 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इस SUV का निर्माण महाराष्ट्र के चाकन प्लांट में किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस प्रीमियम SUV में वर्ल्ड क्लास सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। XUV 700 को डीजल और पेट्रोल दोनों ही इंजन में उतारा जाएगा। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन में आएगी। इसमें ग्राहकों को ऑप्शन ऑल व्हील ड्राइव भी मिलेगा, यानी कि यह 4x4 भी होगी। और दोस्तों इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 20 से 22 लाख रुपए के बीच में हो सकती है शुरुआती कीमतें। दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस जिले का नाम जिसका टेम्परेचर की भारत में सर्वाधिक रहता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।